and welcome to the another episode of Beyond Scoreboard, a podcast show where we get in conversation with our young Indian athletes. Before we begin the podcast, let me take you to the journey of our guest in ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डिनरी एथलीट नहीं है, ई स्पोर्ट्स एथलीट है हमारे साथ, लोकमान्य चतुर्वेदी। आई थिंक फीफा स्टार मैं बोल सकती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। आपने फीफा की शुरुआत कैसे करी, ये गेम में क्यों आए? पहले आप फुटबॉल प्लेयर थे और वो जो आपका रुझाव था उस गेम के लिए, वही आपको फीफा की ओर लेके गया एज एन ई स्पोर्ट्स एथलीट। हाँ, तो मतलब मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं एक फ़ुटबॉल प्लेयर बनूं, बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी इंजरीज हुई और मेरे को फ़ुटबॉल से प्यार इतना है कि मैं छोड़ नहीं सकता था उसको। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही कैजुअली खेलना स्टार्ट किया। आई थिंक किसी ना किसी ने किसी पॉइंट पे फीफा अपने फ्रेंड्स के साथ खेला ही होगा। तो मैंने ऐसे ही खेल के मेरे फ्रेंड्स से बोला यू आर रियली गुड एट इट, तो ट्राई प्लेइंग इन टूर्नामेंट्स एंड स्टफ। तो जब मेरा कॉलेज चल रहा था तब मैंने खेलना स्टार्ट किया। लोकल टूर्नामेंट से स्टार्ट हुआ और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके आई स्टार्ट प्लेइंग अगेंस्ट अदर नेशनल प्लेयर्स। एंड आई रियलाइज्ड ओके आई एम प्रॉब्ली लिटिल गुड एट द स्टार्ट एंड आई रियलाइज आई एक्चुअली हैव पोटेंशियल इन दिस। तो फिर मैंने उसको थोड़ा फिर ज़्यादा एग्रेसिवली परस्यू किया। तो जब गेमिंग शुरू करा था तो पता था कि ये उस जमाने में जब आपने शुरुआत करी थी कि इसको मैं एज अ प्रोफेशनल करियर भी ले सकता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स के लिए ये बहुत एलियन कॉन्सेप्ट है। अगर हम अपनी ऑडियंस की भी बात करें तो उनके लिए बहुत एलियन कॉन्सेप्ट है कि गेमिंग में करियर कैसे बनाएं। अगर पैसा कमाना भी है इसमें, अगर एक जरिया बन सकता है। एंड जब आपने शुरू किया था तो किसने गाइडेंस दी आपको, बताया कि इस कम्युनिटी में अगर आप ज्वाइन करो तो यू कैन गो फर्दर एंड क्रिएट योर ओन नेम? जी बिल्कुल। तो आई थिंक स्टार्टिंग में जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो माय फादर यूज्ड टू से कि क्या कर रहे हो, बिकॉज ही इज़ बिन अ नेशनल लेवल स्पोर्ट्स पर्सन हिमसेल्फ। सो ही इज़ सीन दिस चेंज इन हिज टाइम। मतलब उन्होंने जब उनको लोग बोलते थे कि क्या करोगे स्पोर्ट्स में, अब वो जनरेशन ई स्पोर्ट्स में आई है, तो ही वाज सपोर्टिव। ही इज़ लाइक करो ट्राई, जैसा खेल रहे हो करते रहो, कोई बात नहीं है। बट आई थिंक जब पूरा जो शिफ्ट हुआ वो ये हुआ कि जब मैंने टूर्नामेंट्स जीतना स्टार्ट किया, सबसे ज़्यादा रिकग्निशन जो मतलब एक्सेप्टेंस आप कह लो, वो थी जब नेशनल टीम के क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुए थे। दैट वाज इन 2021। तो जब नेशनल टीम बन रही थी तो आई वाज अमंग्स द टॉप 4 प्लेयर्स amongst the other 3 who were part of the first national team. तो उसमें एक्चुअल में लोगों को रियलाइज हुआ हाँ इसमें करियर है। तब तक तो आप कैजुअल टूर्नामेंट्स खेलते ही हो, सबको लगता था हाँ आप कैजुअली खेल रहे हो, बेसिकली पॉकेट मनी बोल लो। कॉलेज में वही होती थी जो भी आप प्राइज मनी से छोटा मोटा कमाते थे, बिकॉज प्राइज मनी का लेवल उस टाइम इतना ऊपर नहीं गया था। So I think all these 8-9 years I've been playing. I think it's going to be 10 years very soon. Okay. Since I've been playing tournaments professionally, I think वो जो journey रही है उसमें एक upward graph ही रहा है। But जहाँ तक recognition की बात आती है वो I think 2021 में peak हुआ था कि जब हाँ कि my father, my mom they sent out messages कि हाँ बेटा national team के लिए खेल रहा है, तो वो बहुत एक proud moment था। तो जब फर्स्ट टाइम जर्सी पहना था इंडियन टीम का, तो वो फीलिंग क्या होती है? और स्पेसिफिकली ई स्पोर्ट्स में जहाँ पर इसको इतना सीरियसली लोग नहीं लेते, लोग कहते हैं वीडियो गेम है सिर्फ। आई थिंक वो फीलिंग मैं वर्ड्स में नहीं पुट कर सकता, बिकॉज आई पर्सनली फील जब मेरे को फुटबॉल खेलना था प्रोफेशनली, आई यूज्ड टू लुक एट द नेशनल टीम प्लेयर्स और मैं ये सोचता था कि कब होगा ये।
और जब फुटबॉल में नहीं लगा रियल फुटबॉल में कि हो पाएगा, तो मैं कहा एक बार ई स्पोर्ट्स में ज़रूर करना है. आई नीड टू वेयर दिस जर्सी इन ऑर्डर टू बी कंटेंट विद माई लाइफ. तो जब वो मैंने पहनी थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं रियल फुटबॉल टीम के लिए ही सिलेक्ट हुआ एक तरह से, बट इन माई ओन एक्सपर्टीज. तो अगर इस इंडस्ट्री की बात करें कि इज इट रियली $1 बिलियन इंडस्ट्री जो इतना हाइप हो रखा है, एंड इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आल्सो इनवाइटेड मेनी ई स्पोर्ट्स एथलीट, उनको रिकग्निशन मिली है. इस इंडस्ट्री को अब लोग सीरियसली ले रहे हैं. इवन देयर आर गवर्नमेंट पॉलिसी जो सपोर्ट कर रही है एनिमेशन को, जो बिहाइंड द सीन एक गेमिंग वर्ल्ड के लिए होता है. एक फिल्म बनता है वैसे ही एक गेम भी बनता है. तो आई थिंक स्टार्ट होता है गेम डेवलपर्स से. जैसे आपने मूवी का एग्जांपल दिया, जब तक एक मूवी का आइडिया नहीं डिस्कस होता, जब तक एक जो पर्सन हुज राइटिंग द मूवी, जब तक वो आइडिया ही नहीं है, तब तक वो मूवी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती. तो गेम डेवलपर्स का भी है, जैसे डिफरेंट ई स्पोर्ट टाइटल्स हैं. आप देखो डोटा, वैलोरेंट, BGMI, FC, टेकन, वेरियस डिफरेंट गेम्स दैट आर देयर, राइट. तो सबके गेम डेवलपर्स होते हैं. दे डेवलप द गेम इन अ वे दैट इज ई स्पोर्ट्स रेडी. ओके. तो जब तक वो गेम वैसे डेवलप नहीं होती तब तक उसमें कम्पिटिटिवनेस नहीं आ सकती. तो वहाँ से वो स्टार्ट होता है. फिर वही गेम डेवलपर्स जो गेम सेल से और जो माइक्रो ट्रांजैक्शंस गेम में होते हैं उससे व्हेन दे अर्न दैट मनी, दे पुट आउट एज प्राइस पूल. ओके. और फिर जब वो प्राइस पूल बाहर आता है, देन ऑल द स्पॉन्सर्स आर इंटरेस्टेड. जैसे फॉर एग्जांपल एनी मोबाइल ब्रांड, एनी बेवरेज ब्रांड, कि they want to get involved, they want their logo up there. तो sponsorships is a huge aspect of being part of the industry. तो वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है. फिर आपकी आती हैं e-sports organizations. When they see कि हाँ इसमें prize money है, we can win something out of it, then they sign e-sports athletes to represent them. तो it's basically a chain जो ऊपर से start होती है नीचे तक. फिर आपके बहुत सारे marketing agencies involved होती हैं, फिर प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, फिर कोचेज इन्वॉल्व होते हैं कि उन एथलीट्स को कोच कौन करेगा, फिर मेन होता है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स कि उनको ऑर्गेनाइज कौन करेगा. तो एवरीवन हैज अ पार्ट टू प्ले एंड इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि एथलीट्स ही हर सब कुछ हैं या गेम डेवलपर्स ही सब कुछ हैं. तो इट्स अ इकोसिस्टम दैट हैज टू बी मेड राइट फ्रॉम द स्टार्ट, and it has to be put out in a way that is comfortable to everyone. I mean, I won't use the word comfortable, but it's sustainable कि ये एक IP है जो करी जा सकती है, या इट्स अ सीरीज ऑफ टूर्नामेंट्स दैट कैन लास्ट अ होल सीजन. तो उसमें पूरा फिर एक इकोसिस्टम बनता है डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली बोथ. यू स्पोक अबाउट द इकोसिस्टम. तो जब गेमिंग की बात करते हैं तो कंसोल चाहिए होता है. अभी लोग मोबाइल गेमिंग में भी घुस रहे हैं, उसके भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं. तो मोबाइल गेमिंग वर्सेस अगर पीसी की बात करें तो कितना डिफरेंट होता है गेमिंग के वर्जन्स और टूर्नामेंट्स, प्राइज मनी भी कितना डिफरेंस है, इसके बारे में बताइए. अगर किसी गेमर को इस कम्युनिटी में घुसना है और अपना करियर बनाना है तो वो मोबाइल गेमिंग से शुरू करे या पीसी से? तो मैं तो एक्चुअली कंसोल प्लेयर हूँ. तो ये दोनों चीज़ें तो मेरे लिए सेकेंडरी हैं. बट 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं. एक होता है मोबाइल, एक होता है कंसोल और एक होता है पीसी. तो मैं प्ले स्टेशन पे खेलता हूँ और उसी पे टूर्नामेंट्स मोस्टली खेले हैं. बट जो सबसे ज़्यादा इंडिया में अभी बूमिंग है वो है मोबाइल, बिकॉज सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है. anyone with a decent 25 to 30K का फ़ोन can start competing because it's a multi-purpose device. तो आप उस पर खेल भी सकते हो, आप नॉर्मल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो. फिर आते हैं पीसी जो जहाँ पे कंप्यूटर पे लोग हमेशा से बच्चे गेम्स खेल ही रहे हैं. तो कंसोल थोड़ा सा उस वे में हाई एंड हो जाता है कि तो लोगों को लगता है अफोर्डेबिलिटी कम है. तो इन्हीं चीज़ों के लिए आई थिंक जो आपने पॉलिसी की बात करी, जो आपने एक स्ट्रक्चर की बात करी, तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होगा. जैसे मेरा यही आगे जाके एम है कि जब मैं खेलना छोड़ूँ तो आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु आर हेल्पिंग किड्स हु एक्चुअली हैव दैट टैलेंट बट डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उनके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और वो उस पर खेल पाएँ. मतलब वो ऐसा ना हो कि उनका टैलेंट से FC में है बट वो मोबाइल गेमिंग में चले जाएं क्योंकि उनको अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा वहाँ दिखाई दे रही है एंड दे डोंट रीच देयर पोटेंशियल. तो आई थिंक वो एक एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बट मोबाइल गेमिंग दैट बीइंग सेड इज़ द हाईएस्ट. आई वुडंट यूज़ द वर्ड गेमिंग बिकॉज वो एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर होता है. अगर आप ई स्पोर्ट्स में आएंगे तो फिर वो मोबाइल ई स्पोर्ट्स कहलाया जाता है बिकॉज आप कंपेटिटिवली खेल रहे हो. ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मेजर टूर्नामेंट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, नेशनल लेवल पे, अगर किसी गेमर को अपनी इंटरनेशनल रैंकिंग बढ़ानी है रिकग्निशन के लिए भी और फर्दर अपनी करियर को हाइप करने के लिए, तो उसे कौन कौन से टूर्नामेंट्स को टारगेट करना चाहिए जिसमें वो फोकस करे और क्या स्किल सेट पे काम करे? तो काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स होते हैं जो एक
लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तब होते थे कि कोई भी ऑर्गेनाइज़र है, कोई कैफ़े का ऑर्गेनाइज़र हो गया या कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं बोलूँगा, कॉलेज लेवल पे किसी जो आपकी सोसाइटी होती हैं कॉलेजेस में, उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया, तो वहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं। बट जब आती है बारी एक्चुअल गेम डेवलपर्स के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स की, जैसे फॉर एग्जांपल एफसी का ऑफिशियल जो होता है उसको ग्लोबल चैम्पियनशिप बोलते हैं, तो वहाँ पे जब आप उस लेवल पे compete करते हो, दैट इज़ द मेन गोल दैट यू शुड हैव। तो अगर मैंने एक टूर्नामेंट रखा जिसमें 50,000 INR का प्राइस पूल है, तो उसमें लोग प्रैक्टिस के लिए खेलेंगे, बट इफ़ दे वांट टू रीच द ग्लोबल स्टेज दे विल प्ले द ऑफिशियल EAFC ई स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप। तो ऐसे डिफरेंट लेवल्स होते हैं, बट इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द हाईएस्ट लेवल यू हैव टू प्ले सम लोकल टूर्नामेंट्स एंड प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स विच विल गेट यू देयर, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और बाकी टूर्नामेंट्स खेल ही नहीं रहे हो, वैसा नहीं होता है। ओके जहाँ तक स्किल्स की बात आती है वो आई थिंक ई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक हो जाता है कि आपको कैसे ट्रेन करना है, किसके साथ ट्रेन करना है। बट आई वुड लाइक टू से दिस फॉर पीपल हु आर वाचिंग, स्पेशली जिनको इसमें आना है एज प्लेयर्स, आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने से बेटर प्लेयर्स के साथ ही खेलो। अपने आप को रिस्पेक्ट योर सेल्फ बट डोंट कंसिडर योर सेल्फ टू बी द बेस्ट। आई थिंक ये एक मिथ है कि मैं ही बेस्ट हूँ, हाँ वो मेंटालिटी ज़रूरी है, बट अगर आप अपने से बेटर प्लेयर्स से नहीं खेलोगे तो आप कभी नहीं सीखोगे। फॉर अ बेटर एक्सपोजर, फॉर अ बेटर एक्सपोजर, बिकॉज आपसे बेटर बहुत प्लेयर्स हैं। मतलब आप इंडिया में अगर आप जैसे नंबर 1 हो जाते हो, आई एम वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन इंडिया ग्रेटफुली, बट अगर मैं ग्लोबल लेवल पे जाऊँ तो कंपटीशन अलग ही लेवल का है। तो अगर आप उनसे नहीं सीखोगे तो आप इंडिया में अपने आप को हाई लेवल पे कैसे रखोगे? तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली मैटर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ टूर्नामेंट। सो व्हाट मेक्स द टॉप मोस्ट प्लेयर बिकम एट दैट लेवल? वो क्या प्रैक्टिस करते, क्या डिफरेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं नॉर्मल गेमर से, जो उनको प्रो गेमर बना देता है? एक प्रो गेमर का टैग आ जाता है, प्रोफेशनल गेमर का टैग आ जाता है। जो नॉर्मल एक बच्चा घर पे खेल रहा है वो कितना टाइम उसमें डालता है, और एक प्रो गेमर कितना समय सिर्फ अपनी ट्रेनिंग में डालता है कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है? आई थिंक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने रूबिक क्यूब देखा होगा। अगर मैं या आप रूबिक क्यूब अभी लेके बैठे तो हम 1 घंटे तक भी शायद ना कर पाए, बट इफ़ यू आर एन एक्सपर्ट वो 30 सेकेंड्स में कर देते हैं। तो आई थिंक वही चीज़ ई स्पोर्ट्स में भी आती है कि वी डू द सेम थिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, जो एक कैजुअल गेमर नहीं करता है। जैसे अगर हम लोग आपस में बैठ के एक फीफा का मैच खेल रहे हैं तो हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग इट फॉर लेजर। बट अगर मैं एक if I'm playing with another esports athlete, so we are training for specific things, we are working on specific strategies for hours and hours together, and we're not just focused on ki just play. We're not doing that, we're working on different strategies. So you do that for 7 days a week and for 365 days, that's when you get to the pro level. Okay, got it. It's the same as playing cricket for fun with your friends in your gully or mohalla versus you playing And actually being trained under a professional coach and then aiming for the national team. Let's talk about your career as a coach. तो अगर एक प्रो गेमर रिटायर करता है अपने गेमिंग करियर से, तो क्या कुछ उसके पास दूसरे करियर ऑप्शंस होते हैं इसी इंडस्ट्री में रहकर? तो कोचिंग एज अ करियर क्या है? तो कोचिंग एज अ करियर इज़ क्वाइट बिग, बिकॉज अगर आपने एज अ प्लेयर बहुत कुछ करा है तो यू आर एबल टू ऐड वैल्यू एज अ कोच टू द न्यू प्लेयर्स, बिकॉज यू कांट प्ले फॉर एवर। सभी का एक टाइम होता है व्हेन आप ई स्पोर्ट्स में थोड़ा एज का इतना फैक्टर नहीं होता, ऑल्दो थोड़ा बहुत होता है रिफ्लेक्सेस और उससे, बट एक टाइम आता है जब आप बर्न आउट हो जाते हो एज अ प्लेयर। यू फील आपकी कैपेबिलिटीज एज अ कोच बेटर है या एज अ टीम मैनेजर बेटर है। तो कोचिंग में बहुत सा, बट नॉट एवरी वन कैन बी अ कोच, आई विल ऑनेस्टली से दिस, नॉट टू ऑफेंड एनी वन, बट coaching is very tough. Not every player can be a coach, and not for a video gamer. I mean it's got skills involved in it, but आप फिर भी देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको कैसे प्रेशर मैनेज करना है, कैसे प्लेयर्स को हैंडल करना है, वो पेशेंस लेवल आप में वो है कि नहीं। तो आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब तक उस लेवल पे नहीं आते यू हैव टू कंसिडर, बट देयर आर अदर ऑप्शंस। जैसे आपने बोला रिटायर होके अगर कोई प्लेयर क्या करना चाहता है, I feel the role of a team manager, to have your own esports organization if you're that ambitious. Otherwise social media में कितने ज़्यादा options हैं, मतलब basically as marketing, in the marketing team of any esports company, as a tournament organizer आप industry में जा सकते हो, as a streamer तो आप वैसे ही as a player जा सकते हो। content creation में इतना ज़्यादा पैसा है अगर आप देखो तो। मतलब my personal ambition is to get into content creation once my focus is out as a player, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ।
एंड बहुत सारे एवेन्यूज हैं, मतलब सोशल मीडिया की अगर बात करें, यूट्यूब हो गया, तो वहां पे स्ट्रीमर्स अपना एक रेवेन्यू, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करते हैं, गेमिंग भी करते हैं, स्ट्रीमिंग भी करते हैं, और दे एंजॉय स्ट्रीमिंग मोर। अगर वो टूर्नामेंट से अगर उनसे पूछा जाए दोनों में से अगर चूज करना हो तो ये दे चूज द लैटर। सो स्ट्रीमिंग की बात करें तो वहां पर कमेंटेटर्स होते हैं, कास्टिंग होती है, तो इसके बारे में बताइए कैसे वो गेमिंग जो व्यूअर्स हैं उनके लिए वो इंटरेस्टिंग हो जाता है व्यू करना, और बच्चे अगर अभी देखें तो काफी ज्यादा वो इस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, hours and hours of streaming they are watching. So tell me about this career as a commentator/casting. तो कमेंटेटर कास्टिंग वाला एक रोल अलग है और स्ट्रीमिंग इन जनरल करना वो डिफरेंट है। तो स्ट्रीम आप करते हो कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आई थिंक आपको यूनिक स्ट्रीमर वही बनाता है कि आप कैसे डिफरेंट हो लोगों से, आप गेम कैसे करते हो, और कैसे आप फन उसमें एक फन वाला एलिमेंट लेके आते हो अपने व्यूअर्स के लिए। तो अगर आप देखो टॉप क्रिएटर्स के जो सारे फैन फॉलोइंग है, उनको इतने घंटे इसलिए देखते हैं बिकॉज दे हैव समथिंग यूनिक इन देम। वो उनको हंसाते हैं ऑडियंस को, वो दे आर इक्वली गुड एट द गेम। तो वो लोग मतलब कैजुअली हंसते हुए भी इतना अच्छा खेल जाते हैं कि वो दैट्स व्हाट मेक्स देम वेरी सक्सेसफुल, एंड द ऑडियंस इज ग्लूड टू द स्ट्रीम्स। जहाँ तक बात आती है कमेंटेटर और कास्टिंग की, आई थिंक यू हैव टू बी, आई थिंक यू आर अ होस्ट योरसेल्फ, सो यू नो हाउ प्रोफेशनल यू हैव टू बी व्हेन यू आर बीइंग अ होस्ट और अ कमेंटेटर। तो आई थिंक अगर वो आपका पैशन है, क्योंकि मैं इतने सारे होस्ट और कमेंटेटर से रिसेंटली मिला हूँ, आई एम बीइंग वन ऑफ देम, आई फील कि बहुत आपको गेम की नॉलेज ऑफ कोर्स सबसे होनी चाहिए, आपकी कैमरा प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए, यू शुडंट बी शाय इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो इफ़ यू हैव ऑल दोज क्वालिटीज़ एंड इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, कि आपको मज़ा आता है प्लेयर्स को एनालाइज करने में और इंडस्ट्री का पार्ट होने में एज अ कमेंटेटर, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द ई एंड ई स्पोर्ट्स इज इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, तो वो बहुत ज़रूरी है। एनी कम्पिटिटिव गेम दैट यू प्ले, इफ़ यू प्ले अ गेम कम्पिटिटिवली इट्स कॉल्ड ई स्पोर्ट्स, जहाँ पे एक प्राइज मनी इन्वॉल्व है, जहाँ पे टीम्स इन्वॉल्व हैं या इंडिविजुअल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, और जो ऑफिशियली एक हो रहा है, एक टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसको आप ई स्पोर्ट्स कंसिडर करते हैं। तो जहाँ तक बात आती है कम्युनिटी करने की, कैजुअल गेमिंग बहुत लोग करते हैं, बट उसी कम्युनिटी से लोग आते हैं ई स्पोर्ट्स में। तो अगर आप एक गेमिंग कम्युनिटी नहीं बनाते, अगर आप दोस्त नहीं बनाते, आप नेटवर्किंग नहीं करते हो, तो आप एकदम से आके ये नहीं बोल सकते कि मैं ई स्पोर्ट्स में बिजनेस करना चाहता हूँ। यू हैव टू गो थ्रू द ईयर्स ऑफ आइदर बीइंग एज अ प्लेयर और अ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर और कम्युनिटी मैनेजर और कोच और लाइक डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो जब आप उसमें इन्वॉल्व होगे तभी आप एक बिजनेस साइड को सोच सकते हो, अनलेस ऑफ कोर्स आपके पास बहुत पैसा है और आपने बस एक किसी ई स्पोर्ट्स में किसी को अप्रोच किया और आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी फिर आप एक कंपनी फॉर्म कर सकते हो। बट उसमें भी बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, टूर्नामेंट्स कराना, स्क्रीनिंग्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, कि आपने एक ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट की स्क्रीनिंग रख दी, वो बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। जैसे आप कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है मोबाइल गेमिंग टूर्नामेंट का, तो मोबाइल ई स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसकी आपने स्क्रीनिंग रखवा दी, उसमें आपने वो कर दिया, बिजनेस क्रिएट कर लिया। मतलब वेरियस एस्पेक्ट्स जो मैं भी खुद भी ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ कि मैं कैसे एज एन एंटरप्रेन्योर उस स्पेस को मैं एक्सप्लॉइट कर सकूँ और मैं उसको आगे बढ़ा सकूँ। तो गेमिंग एज अ करियर सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं है, ऑडियंस को ये भी जानना ज़रूरी है कि इससे दूसरे एवेन्यूज़ भी हैं जहाँ पर वो अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बात करें ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन गेमिंग की, क्या डिफरेंस होता है ऑनलाइन गेमिंग में और ऑफलाइन गेमिंग में जब टूर्नामेंट लेवल पे होता है? जी, तो आई थिंक ऑफलाइन गेमिंग का जो एक्सपोजर है और एक्सपीरियंस है वो अनमैच्ड होता है। अगर मैं अपने जैसे सारे प्लेयर्स को देखूं जो मेरे साथ बैठ के खेल रहे हैं, तो उसका एक द एड्रेनलिन रश दैट यू गेट व्हेन यू प्ले अगेंस्ट देम, व्हेन यू से स्कोर अ गोल इन एफसी एंड यू विन अ मैच, तो वो अलग एक्सपीरियंस होता है। यू हैव गॉट पीपल वाचिंग, यू हैव गॉट द लाइट्स एंड कैमरा ऑन यू, एंड आप कैसे अपनी नर्व्स को हैंडल करते हो, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑनलाइन में आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आप अपने रूम में हो, आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हो, एंड यू आर नॉट, देयर आर नो डिस्ट्रैक्शंस, बट इक्वली फिर ये वाली चीज़ें भी नहीं होती हैं। आई एम समवन हू वुड प्रेफर ऑफलाइन एनी डे ओवर ऑनलाइन, बट एक ऑनलाइन में भी हाँ, टू लर्न एंड टू ग्रो, आई थिंक वो एक बहुत ज़रूरी है और उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बट द फीजिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन टूर्नामेंट्स इज मोर, बिकॉज उसमें कॉस्ट ऑफ इवेंट इज कट आउट कम्प्लीटली। मतलब there's barely any cost that you need to do. All you have to do is like
सेट अप अ स्ट्रीम वर्चुअली जो आप सारे प्लेयर्स की फीड ले सकते हो. तो आई थिंक ये सब जो लोग देख रहे हैं वो आर वेल वर्स्ड विद इट, दे ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो एक कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा हो जाती है ऑनलाइन में कंपेयर टू ऑफलाइन. बट जो ऑफलाइन के नंबर्स हैं, व्यूअरशिप नंबर्स हैं, आपका खुद का एक्सपीरियंस नॉट एज अ प्लेयर बट एज अ प्रोडक्शन टीम, दिस थिंग जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो अलग रहता वो है. बहुत अमेजिंग होता है. कोविड के बाद गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बूम हुई है. व्यूअरशिप की जैसे आपने बोला कि सिंस यू प्ले फीफा, लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली. फीफा एक वर्ल्ड गेम है और जिसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है. पर जैसे ही हम गेमिंग की बात करते हैं, फीफा/FC की व्यूअरशिप कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू पॉपुलर गेम्स. बिल्कुल. तो आई थिंक जो आपने व्यूअरशिप की बात करी है, फुटबॉल इज़ ऑलवेज बिन अ ग्लोबल गेम, पूरी दुनिया देखती है. बट जहाँ पे वो गेमिंग वाली बात आती है वो एक्चुअली क्या है कि जो उस गेम के बारे में पैशनेट है, जिसका इंटरेस्ट है, वो ही उसमें देखता है. तो अब जैसे डेवलपर्स ने क्या किया, अब जैसे EA ने क्या किया है, जब भी वो स्ट्रीम करते हैं तो वो इन गेम रिवॉर्ड्स देते हैं लोगों को. तो जैसे अगर आपने अपना अकाउंट, गेमिंग वाला अकाउंट आपने लिंक कर दिया उससे, तो यू गेट इन गेम रिवॉर्ड्स टू वॉच द स्ट्रीम. तो उससे आई बॉल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. सो दैट कि जो लोग वैसे नहीं ई स्पोर्ट्स देखने में इन्वॉल्व होते थे वो अब हो रहे हैं. बट आई फील कि फर्स्ट पर्सन शूटर जो ई स्पोर्ट टाइटल्स होते हैं, जैसे जिसमें मतलब विच आर नॉट स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स टाइटल्स बेसिकली, उनको बहुत ज़्यादा फ्रैंटिक होता है, फास्ट पेस्ड होता है. तो उनको मज़ा आता है देखने में. जैसे कोई टेकन टाइप की गेम हो गई तो बहुत जल्दी मैचेस, राउंड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो पीपल लव टू वॉच दैट. फीफा में थोड़ा पेशेंस लगती है देखने में, ओनली इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट. बट दिस इज द ब्रिज दैट आई पर्सनली वांट टू क्रॉस, कि कैसे इसको व्यूअरशिप को बढ़ाया जाए इंडिया में, कैसे, क्योंकि बहुत सारे, हर कोई फीफा खेलता है. मतलब मैं अपने पेरेंट्स के एज के लोगों से भी बात करूं तो उन्होंने किसी टाइम पे पुरानी फीफा खेली हुई है अपने दोस्तों के साथ. तो वाई नॉट, वो लोग क्यों इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, उनको क्यों नहीं मज़ा आ रहा नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स को एट द हाईएस्ट लेवल खेलते हुए देखने. तो दैट इज अ क्वेश्चन स्टिल अनआंसर्ड. सो गेमिंग वर्जन्स की अगर बात करें तो सालों से वर्जन चेंज होते रहते हैं. तो क्या स्किल भी अपग्रेड करना पड़ता है या इजियर हो गया अब गेम में खेलना? आई थिंक अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है. बट ओवर द ईयर्स आई फील ज़्यादा कैजुअल, आप समझ लो कैजुअल प्लेयर्स जो आ गए हैं वो दे आर ऑल्सो गेटिंग गुड एट द गेम. पहले होता था कि एक सर्टेन लेवल पे खेलने के लिए यू हैड टू बी दैट गुड. नाउ यू हैव टू बी स्टिल वेरी गुड. बट आई फील कि अब जो नए जनरेशन ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं, ऑफ कोर्स दे आर अडेप्टिंग रियली वेल. बट आई फील गेम भी थोड़ी सी वैसे बना रहे हैं डेवलपर्स कि हर कोई खेल सके अच्छे लेवल पे. पहले इतना आसान नहीं था. इट वॉज मोर सिंपलर अर्लियर, विच इज काइंड ऑफ फनी, बिकॉज पहले सिंपल था, अब कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो गया. बट people are adapting to complications faster. But then you need to upgrade your skill as of well. course, every year. Let's talk about the choice of game. एक गेमर कौन सा गेम चूज करे, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे गेम्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इंडिया से बाहर है, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ में, वो सारे गेम दूसरे कंट्रीज खेल पाती है. तो हमारे पास चॉइस कम हो जाता है. तो इसमें एक एज अ प्रोफेशनल प्लेयर वो कौन सा गेम चूज करे अकॉर्डिंग टू द स्किल सेट, या जो पॉपुलर है या जो अवेलेबल है? तो मेरे ख्याल से ई स्पोर्ट्स इन जनरल इंडिया में बहुत बाद में बूम करना स्टार्ट किया है कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू US, कंपेयर टू यूरोप. तो कोई भी गेम में कुछ नहीं थे हम लोग एक तरह से देखा जाए, और अब हम हर जगह हैं. तो आई थिंक जो ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन आया है वो अब ई स्पोर्ट्स टाइटल्स में आ रहा है. इट्स जस्ट दैट कुछ ई स्पोर्ट टाइटल्स पहले बहुत पॉपुलर हो गए और कुछ अब होने वाले हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल लीग ऑफ लेजेंड्स आप देखिए, इंडिया ने 4th फिनिश किया था इसमें एशियन गेम्स में, दे ऑलमोस्ट वन अ मेडल. तो लीग ऑफ लेजेंड्स कितने लोग खेलते हैं इंडिया में, मैं पर्सनली बहुत कम लोगों को जानता हूँ. FC ज़्यादा लोग खेलते हैं बिकॉज इट्स अ ग्लोबल गेम, सब लोग जानते हैं. बट FC में भी हमने बहुत, मतलब वी वर रैंक्ड 6th इन द वर्ल्ड लास्ट ईयर, which the real, I mean I'm not comparing directly, but real फुटबॉल में और अगर कंपेयर करें तो हमने थोड़ा बहुत अचीव किया है वर्चुअल लेवल पे. तो दैट वाज अ मैसिव अचीवमेंट फॉर आवर इंडियन नेशनल टीम, राइट. तो आप देखो तो हर ई स्पोर्ट टाइटल में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो कुछ साल पहले तक मतलब हमें तो एलिजिबिलिटी नहीं थी ऑफिशियली कम्पीट करने की अंटिल 2021. तो हमने 3 साल में जितना अचीव किया है सबने मिलके, डिफरेंट ई स्पोर्ट्स एथलीट्स ने इंडिया में. FC की बात कर रहा हूँ मैं, फीफा की, तो वो पहले नहीं था.
अब आप देखो BGMI जैसी गेम हो गई या Valorant हो गई या all these different e-sport titles, everyone is doing so well now. तो आई थिंक वो चीज़ धीरे धीरे होगी, जो अनपॉपुलर गेम्स हैं वो अब पॉपुलर होते जा रहे हैं धीरे धीरे. तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि सारे, और हाँ अभी एडवांटेज बाहर है बट वो धीरे धीरे बंद होता रहेगा बिकॉज पीपल आर फाइनली रियलाइजिंग. तो अगर कोई एमेच्योर गेमर है वो शुरू करना चाहे तो किस उम्र से शुरुआत करे, और क्या पढ़ाई के साथ साथ इसे करी जा सकती है, और फुल टाइम गेमर कब बने, 12th के बाद, कॉलेज के टाइम पर, कब? तो आई थिंक जो आपने सबसे पहले ये बात करी कब खेलना स्टार्ट करते हैं, आई थिंक मैं जब से 6-7 साल का था मैं अपने उस पर कभी निंटेंडो पे खेल रहा हूँ कभी कुछ, तो द गेमर इन मी वाज ऑलवेज देयर. बट प्रोफेशनल गेमिंग उस टाइम जो हम ई स्पोर्ट्स बोलते हैं जिसको, वो थी नहीं. तो आई नेवर स्टॉप्ड प्लेइंग. बट जहाँ तक बात आई पढ़ाई के साथ कर सकते हैं, नाउ दिस इज समथिंग दैट आई टेक प्राइड इन, दैट अंटिल 11th grade everyone used to say that ये फेल होगा, क्योंकि I used to just play sports in real life and I was good at it, touch wood. So when 12th results came, the principal was shocked. I was like, how did you manage to get 95%? She couldn't believe it. I mean, even I couldn't believe it, but मैंने कर लिया वो. तो मैंने पढ़ाई भी करी, मैंने स्पोर्ट्स भी खेला, और मैं उस टाइम FC और FIFA बोलते थे तो मैं उसको भी अच्छे से ही खेलता ही था. अब जब कॉलेज आया तो जब उसका एक्चुअली गेम का जब बूम आया तब मैंने उसमें गया. तो मैं कॉलेज में भी आई गॉट 70%. आई डिड BCom एंड आई प्लेड फॉर द कॉलेज टीम, एंड आई मीन एवरीथिंग वाज बैलेंस्ड. सो एनीवन हु इज वाचिंग, हु इज यंग एंड हु वांट्स टू गेट इनटू दिस स्पेस, बैलेंस बहुत ज़रूरी है. पूरे दिन बैठ के आप नहीं खेल सकते अपनी बाकी चीज़ें इग्नोर करके. Have a balanced approach towards life, holistic एक life जीना ज़रूरी है. Very important. Either play a sport, either go to the gym, or like focus on your work, focus on your studies, and do this at the same time. ऐसा कोई भी एथलीट नहीं है जो बैलेंस नहीं करता, because जो बैलेंस नहीं करता he cannot succeed in the long term, I personally feel. So आप सब कर सकते हो, and esports is still a very nascent industry. So even though you're earning big money out of it, you have to make sure that आपका बैलेंस एक लाइफ में ज़रूरी है. राइट, एंड बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि बैलेंसिंग, क्योंकि पूरे टाइम आप एक स्क्रीन के सामने रहते हैं. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एज वेल. फिजिकल आप दो ई स्पोर्ट्स में हैं, पर नॉर्मल स्पोर्ट्स खेलना भी ज़रूरी है उसके साथ साथ. राइट, अ स्मॉल मैसेज फॉर द पेरेंट्स हु आर वाचिंग द पॉडकास्ट कि ई स्पोर्ट्स कैसे ये एक सीरियस इंडस्ट्री है और इसमें करियर बनाया जा सकता है. Before we end the podcast. Right, of course. So I think from the parents' perspective, I feel जैसे आप skeptical थे स्पोर्ट्स को लेके कि कैसे आगे हमारा बच्चा, जैसे 20-30 साल पहले लोग सोचते थे कि स्पोर्ट्स में हम जाएं तो कैसे वो अचीव करेगा, बट फिर भी नीरज चोपड़ा बाहर निकल के आए, विराट कोहली बाहर निकल के आए, सुनील छेत्री बाहर निकल के आए. आई कैन नेम ऑल द टॉप, आई मीन forgive me for my thing that I'm not able to mention for the lack of time. सारे athletes जो इतने सारे over the years आए हैं, तो वैसे ही आप esports को भी एक बार देखो, because उन्होंने भी पढ़ाई के साथ बैलेंस करके all the hardships they faced with their life, they still managed to come out on top. And me, thankfully being a part of the national team, I can say this now कि मैंने भी बाकी चीज़ें करी हैं, मैंने कुछ रोका नहीं है. मतलब आई ओन माई ओन बिजनेस. आई हैव स्टडीड फ्रॉम अ टॉप कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई स्टडीड फ्रॉम अ टॉप स्कूल इन दिल्ली. सो आई नेवर सैक्रिफाइस्ड ऑन ऑल दोज थिंग्स एंड येट आई डिड वेल इन ई स्पोर्ट्स. सो आई फील जस्ट गिव योर चाइल्ड अ चांस. लाइक डोंट लेट देम, मतलब वो मत करो कि गेमिंग एडिक्शन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ ही इज़ गुड, एंड मेरे टाइम पे तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी. मतलब I feel old, but when I see all these 17-18-year-olds, they already have a path guided. मतलब everyone's doing such a good job in order to create an ecosystem for them, which I did not have, और मेरे से पहले जो और लोग थे उनके पास भी नहीं था. And the industry is booming, and I think bright future है e-sports athlete के लिए as much as एक normal athlete के लिए. बिल्कुल. Thank you so much for coming to our podcast. Thank you, Zul, pleasure. Yeah. Well, that was it for today. This is me, Aishwarya, signing off. You were watching Beyond Scoreboard.